हाय गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं एक पेंडेमिक के बारे में। इसको दुनिया का डेडलीस्ट पेंडेमिक बोला गया है। जी हाँ, इस पेंडेमिक का नाम है स्पेनिश फ्लू। ये फ्लू 1918 में आया था, जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो अब थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि ये फ्लू कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, कितना ज़्यादा डेंजरस था। इसका कंपैरिजन मैं आज के अगर फ्लू से करता हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम पे कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना वायरस एज ऑफ 5 जून जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो कोरोना वायरस से 67 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और डेथ हुई है कोरोना वायरस से 3.93 लाख्स। तो अब जरा इसका कंपैरिजन आप स्पेनिश फ्लू से करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्पेनिश फ्लू कितनी बड़ी महामारी थी। ठीक है, स्पेनिश फ्लू 1918 में आया, 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे इससे, 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे और डेथ हुई थी इससे बिटवीन 2 to 5 करोड़, 2 से 5 करोड़ के बीच में लोग इससे मरे थे। यह भी कहा जाता है कि शायद नंबर्स कम है, डेथ शायद 10 करोड़ के आसपास तक हुई हैं। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन जब आप कोरोना वायरस से करोगे तो सिर्फ 3.93 लाख डेथ हुई हैं अभी तक कोरोना वायरस से। स्पेनिश फ्लू से डेथ हुई हैं 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है स्पेनिश फ्लू का। इसीलिए इसको दुनिया की डेडलीस्ट पेंडेमिक बोला गया। तो हम सबको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, ताकि शायद जो मिस्टेक्स हिस्ट्री में हुई हैं वो हम दोबारा ना करें। अब ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा गया था यूरोप में, यूएस में और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में। फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया पे फैला। ज़्यादातर जो इससे लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो यूरोप में और यूएस में हुए थे। तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया था। थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं फ्लू होता क्या है। देखो, फ्लू एक ऐसा वायरस होता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो आपका सांस लेने वाला जो पूरा सिस्टम है, लंग्स वगैरह का। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जब भी जैसे कि कोई आदमी कफ करता है या कोई आदमी स्नीज करता है या कोई आदमी बात करता है, तो अगर उसको वायरस है तो वो रेस्पिरेटरी बबल के फॉर्म में आ जाता है और अगर आप उसके आसपास हैं तो आपको चांसेस हैं होने के। या फिर वायरस किसी ऐसे सरफेस पे है, ठीक है, किसी सरफेस पे है और उस सरफेस को आपने टच कर लिया और फिर आप हाथों को अपने नाक पे लगाते हैं या अपनी आंखों पे लगाते हैं या मुंह पे लगाते हैं, तो चांसेस हैं आपके वायरस होने के। तो थोड़ा सा ये चीज़ है। अब इसके सिम्टम्स क्या थे जब ये वायरस आया था स्पेनिश फ्लू? स्पेनिश फ्लू जनरली 3 वेव्स में आता है। पहले आया फिर चला गया, फिर सेकेंड टाइम आया फिर चला गया, फिर थर्ड टाइम आया चला गया। तो ये 3 वेव्स में आया था स्पेनिश फ्लू। ठीक है, अराउंड 2 साल के आसपास रहा था। तो जिसकी फर्स्ट वेव थी वो उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं थी। ठीक है, वो उतनी ज़्यादा फेटल नहीं थी, उसमें इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी। जनरली फर्स्ट वेव के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों को थोड़ा बहुत ठंड लगी, फीवर हुआ और थोड़ा थकान थी। ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट वेव के टाइम पे जब ये आया था तो इतना डेंजरस नहीं था, लेकिन जब ये सेकंड वेव के टाइम पे आया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था और एक्चुअली वायरस इसका म्यूटेट हो गया था। ठीक है, थोड़ा चेंजेस आ गए थे वायरस में और डेडली बन गया था। डेडली भी कैसे बना था? सेकेंड टाइम ये जब हुआ, सेकेंड वेव के टाइम में, तो उसने लोगों के फ्लूइड, लंग्स में फ्लूइड भर गया था लोगों के। ठीक है, इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन हो गया था, उनके लंग्स में फ्लूइड भर गया था। तो फ्लूइड जब बहुत ज़्यादा भर गया तो सांस लेने में फिर तकलीफ होने लगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो सेकेंड वेव थी इसकी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। ठीक है, स्किन लोगों की ब्लू हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी लोगों को। तो ये भी हुआ। और सबसे बड़ी जो बात इस फ्लू में देखी गई, जो एक इसमें फ्लू में एक एक्सेप्शन था। देखो, ज़्यादातर फ्लू क्या होता है, बच्चों को और जो लोग 65 से ऊपर के हैं उनको अफेक्ट करता है। बट इस फ्लू ने सेकेंड वेव के टाइम पे बहुत ही यंग लोगों को अफेक्ट किया, जो बहुत ज़्यादा यंग लोग थे, फिट लोग थे, मिलिट्री में जो लोग, आर्मी में उस टाइम पे लोग थे, डिप्लॉयड थे वॉर के टाइम पे, उन लोगों को अफेक्ट किया। 25 से 35 साल के लोग जो सबसे ज़्यादा फिट माने जाते हैं किसी भी कंट्री में, उन लोगों को इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, जो कि अपने आप में एक एक्सेप्शन वाली चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लूज यंग और फिट लोगों को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन स्पेनिश फ्लू ने इफेक्ट बहुत ज़्यादा इनको भी किया था। तो ये एक एक्सेप्शन चीज़ देखी गई थी। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन के लिए ज़्यादातर क्या किया गया, प्रिवेंशन इसका कैसे किया गया? लोगों को मास्क लगाने को बोला गया। जैसे जो आज आप चीज़ें देख रहे हो, सेम चीज़ें उस टाइम पे भी थी। लोगों को बोला गया मास्क लगाओ। लॉकडाउन वहाँ पे भी गया, स्कूल को, सिनेमा को, बिजनेस, सब चीज़ों को बंद कर दिया गया। ठीक है, और फाइटिंग, क्योंकि देखो, और उस टाइम पे क्या था, 1918 के टाइम पे हमारे पास कोई ऐसे वैक्सीन्स नहीं थी, कोई ड्रग्स नहीं थे। और प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि 1918 के टाइम तक उतना कोई माइक्रोस्कोप
इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं कि वायरस को डिटेक्ट कर पाए। फर्स्ट टाइम जब ये वायरस डिटेक्ट होना स्टार्ट हुआ तो 1930s में होना स्टार्ट हुआ, जब माइक्रोस्कोप उतने डेवलप हो गए कि वायरस को देख पाएँ। तो बहुत हद तक 1918 तक समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को कि है क्या। बहुत सारे डॉक्टर्स उस टाइम पे, मेडिकल फ्रेटर्निटी ये कहती थी कि बैक्टीरिया की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था ना, डिटेक्ट कैसे करोगे कि वायरस की वजह से हो रहा है। तो एक तरीके से ये काफ़ी बहुत हद तक कन्फ्यूजन हो रहा था, साइंस उतनी एडवांस नहीं थी, साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, तो ये एक प्रॉब्लम थी। फर्स्ट टाइम जब इसकी वैक्सीन भी आई तो 1940s में आई, यूएस ने डेवलप करी थी, तो काफ़ी लेट मतलब इसकी वैक्सीन भी डेवलप हुई, 1918 में आया ये, और 1940s के टाइम पे जाके इसकी फर्स्ट टाइम वैक्सीन डेवलप हुई। इसके लिए जो सॉल्यूशन बताया गया उस टाइम सिर्फ ये था, क्वारंटाइन करो, लॉकडाउन लगाओ, घर पे लोग रहें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इंडोर्स रहें, सेम के सेम जो आज भी आप कर रहे हो कोरोना वायरस के टाइम पे। तो लगभग वो सेम सारे के सारे प्रिकॉशंस उस टाइम पे करे गए, लेकिन डेथ रेट बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, इतनी ज़्यादा डेथ हो गई थी कि जो वहाँ पे ग्रेव्स खोदने वाले थे, ग्रेव्स खोदने वाले तक नहीं थे, ठीक है, जो आपका कोई जो इंसान कब्र खोदता है वो कब्र खोदने वाला कोई इंसान ही नहीं था। लोगों को जैसे किसी के घर में डेथ हुई है तो उसका फैमिली मेम्बर ही ग्रेव खोद रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेव डिगर्स थे वो खुद ही इन्फेक्टेड थे, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गए थे इस वायरस से। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आप समझ रहे हो, 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है ये, इतनी ज़्यादा डेथ। अब फिर एक चीज़ है कि इसको स्पेनिश फ्लू बोला क्यों जाता है। स्पेनिश फ्लू एक मिसनोमर है, ठीक है, ये मत सोचिए कि स्पेनिश फ्लू नाम है तो स्पेन में ये स्टार्ट हुआ, स्पेन में स्टार्ट नहीं हुआ। अब हुआ क्या था, 1918 के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि अगर थोड़ा आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो, तो यूरोप में ही स्टार्ट हुआ, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर्स के बीच में था। लेकिन जो स्पेन था ये न्यूट्रल था, इसने कोई बहुत ज़्यादा वॉर में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, और इसकी जो प्रेस थी वो फ्री थी, ठीक है, न्यूज़पेपर और जो मीडिया था वो काम कर रहा था। बाकी क्या हो रहा था, जो सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स थी वहाँ पे मीडिया को सेंसर कर दिया गया था, दबा दिया गया था, उनको बोला नहीं गया था कि इस तरह की कोई कैजुअलिटी बाहर लाओ, ठीक है। लेकिन स्पेन क्योंकि न्यूट्रल था तो स्पेन के न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई फ्लू आ गया है जिससे डेथ हो रही है, ये हो रही है। तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैल गया, ठीक है, एक मिसकंसेप्शन फैल गया कि स्पेन में ही इसका ओरिजिन हुआ है, तो इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू बोला गया। लेकिन इसका ओरिजिन स्पेन में नहीं हुआ था, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है ये कोई नहीं जानता। इसके पीछे अभी भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग, इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, कोई कह नहीं सकता कि स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई थी, ठीक है। जो स्पेन के लोग थे वो कहते हैं कि फ्रांस से हुआ है, तो स्पेन के लोगों ने बोला ये एक फ्रेंच फ्लू है, ठीक है, तो एक दूसरे को ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया था। बट अभी तक कोई नहीं जानता कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ। फर्स्ट टाइम इसका केस देखा गया यूएस में 11 मार्च 1918 को, कैंसास करके एक जगह थी, वहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम केस देखा गया। बाकी एक प्रॉब्लम और भी देखी गई थी, जैसा कि मैंने बोला उस टाइम चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी, मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं थी, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो एक एस्पिरिन की ओवरडोजिंग होना स्टार्ट हो गई थी। एस्पिरिन नॉर्मली एक दवाई होती है, वो दी जाती है खून पतला करने के लिए, ठीक है, खून को पतला करने के लिए दी जाती है, एज अ ब्लड थिनर काम करता है, और ये पेन कम करने के लिए दी जाती है, स्वेलिंग कम करने के लिए भी दी जाती है। अब हुआ क्या था उस टाइम पे, जो स्टैट्स कहते हैं, जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि डॉक्टर्स ने अराउंड 40 ग्राम के 30 ग्राम 30 ग्राम्स के आसपास एस्पिरिन देनी स्टार्ट कर दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप करंट में बात करें तो करंट में 4 ग्राम से ऊपर को ओवरडोज माना जाता है। उस टाइम पे डॉक्टर 30 ग्राम के आसपास दे रहे थे एस्पिरिन, तो जिससे एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हुई, ओवरडोजिंग हो गई। तो बहुत उस टाइम पे ये भी बोला गया कि उसकी वजह से भी काफ़ी ये जो स्पेनिश फ्लू की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे एक चीज़ देखी गई। उसके बाद सोसाइटी पे इसके क्या इफेक्ट पड़े, अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, क्योंकि डेडलीस्ट पैंडेमिक है, इसको एक फॉरगॉटन पैंडेमिक भी बोला जाता है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना, 1918 एक तरीके से लगभग 100 साल पुरानी बात है, कहाँ लोगों को याद रहता है। उसको फॉरगॉटन पैंडेमिक भी बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग था। सोसाइटी पे इफेक्ट क्या पड़ा, इतनी ज़्यादा डेथ हो गई थी कि बॉडीज़ ना पाइलअप हो गई थी, इतनी ज़्यादा मतलब पाइलअप हो गई थी कि इतने ज़्यादा लाशें हो गई थी कि टाइम नहीं हो रहा था, कि मतलब जगह नहीं मिलती थी कहाँ किसको गाड़ें, कहाँ किसको ना गाड़ें, ठीक है। प्रॉपर उनका जो क्रिमेशन होता है वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। फिर इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स थे, वो तो ऑब्वियसली आने ही आने, क्योंकि सब चीज़ें बंद हो गई थी, बिजनेस बंद थे, लॉकडाउन हुआ था, और
इसकी जो एंडिंग हुई थी वो समर ऑफ 1919 में हुई थी। अराउंड 2 साल के आसपास ये पेंडेमिक चला था। उसके बाद भी काफ़ी इस तरह के पेंडेमिक्स आए हैं। अगर मैं बताऊं आपको, 1957 में एक पेंडेमिक आया था जिससे 20 लाख लोगों की डेथ हुई है। 1968 में एक पेंडेमिक आया जिससे 10 लाख लोगों की डेथ हुई है। 2010 में भी स्वाइन फ्लू आया था, बट कोई भी इतना बड़ा डेडलियस्ट नहीं था कि इतने लोगों को मार दे। समझ रहे हो आप, 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में इतने लोगों को कोई मार दे, ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा किया, ठीक है। तो पिछले 100 साल में ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट पेंडेमिक बोला गया इसको मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये एक फॉरगॉटन पेंडेमिक भी है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा मैंने आपको अवेयर कराया है स्पेनिश फ्लू के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।